इस कहानी के पहले एपिसोड में हमने देखा उनके प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान विकी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है जहां उसका इनकाउंटर एक हेलहाउंड से होता है। अगर आप लोगों ने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हैं। अब हेलहाउंड अपना मुंह में आग के लपटे लिए विकी के सामने खड़ा था। कहा जाता है कि हेलहाउंड एक हेल से भेजा गया कुत्ता है जो उन सबको तबाह कर देता है जो उसका सामने आता है। अगर ये किसी को काट ले तो उसका बचना नामुमकिन है। हेलहाउंड का रिस्क रेटिंग B+ और ये 3 मीटर लंबा एक जानवर था। उसे देख विकी तुरंत समझ जाता है कि वो मुसीबत में है। उसने पिछले जन्म में एक हेलहाउंड को काफी दिक्कत के बाद हराया था जबकि वो उस वक्त 18 साल का था। तो अब सिर्फ 8 साल की उम्र में भिकीर को पता था कि वो अकेला उस हेलहाउंड को हरा नहीं सकता था, लेकिन भिकीर को एक ऐसा तरीका मालूम था जिससे छोटा बच्चा भी एक हेलहाउंड को हरा सकता है। फिर जैसे ही हेलहाउंड उसकी तरफ लपटा मारता है भिकीर साइड में हट जाता है और वो बताता है हेलहाउंड का पहला कमजोरी, वो सिर्फ सीधे लाइन में ही भाग सकते, वो अचानक से डायरेक्शन नहीं बदल सकते। फिर भिकीर जमीन में थोड़ा पानी गिराते हुए हेलहाउंड का दूसरा कमजोरी बताता है, पानी क्रॉस नहीं कर सकते। भिकीर जानता था कि हल्की सी पानी भी उन्हें स्लो कर देता है। अब उस पानी की वजह से हेलहाउंड घूम के भिकीर के पास आता है जिससे भिकीर को प्रिपरेशन के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है। अब जैसे ही वो हेलहाउंड भिकीर के ऊपर अटैक करने के लिए मुंह खोल के उसको झपट्टा मारता है, भिकीर अपना पॉकेट से एक कोको बीन के दाने उसके मुंह में फेंक देता है। अब जैसे ही वो बीन हेलहाउंड के अंदर जाता है उसे एक झटका लगता है और वो जमीन पे गिर जाता है। और भिकीर एक्सप्लेन करता है कि चॉकलेट हेलहाउंड के लिए जहर होता है और एक कोका बीन इतना पावरफुल होता है कि उससे 100 लीटर चॉकलेट प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं था कि उसे हेलहाउंड का हाल बुरा होने वाला था। फिर भिकीर अपना सोर्ड से उस मॉन्स्टर का किडनी कट कर देता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। अब उस मॉन्स्टर का मरते ही भिकीर उसका सारा एक्सपी गेन कर लेता है जिससे वो और भी ताकतवर हो जाता है। उसे अब तलवार काफी हल्का लगने लगता है। भिकीर को अब लगने लगता है कि अगर ऐसे ही चीजें आगे बढ़ी तो उसे अपना पुराना पावर लेवल तक पहुंचने में कोई टाइम नहीं लगेगा। भिकीर अब सोचने लगता है कि जब एक 8 साल का बच्चे को एक B+ रैंक का मॉन्स्टर को हराते देख ऊगो का रिएक्शन क्या होगा। इसे एक बात तो गारंटी था कि भिकीर ने इस एग्जाम में फर्स्ट प्लेस हासिल कर लिया था। उसने तो अपने लिए रिवॉर्ड भी सोच चुका था कि वो इस बार हुगो से एक ऐसी चीज मांगेगा जो उसे अपना पहली लाइफ में कभी नहीं मांगा था और उस चीज के बारे में दुनिया में किसी को मालूम भी नहीं है। भिकीर अब उस हेलहाउंड का सर काट के ले जाने का प्लान करता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि पहले वाले हेलहाउंड की चीख सुनकर बाकी और भी हेलहाउंड बदला लेने आ गए हैं। पर भिकीर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हर्टलेसली पहले वाले हेलहाउंड का सर काटता है कि उसने कभी सिर्फ एक ही हेलहाउंड को मारने का नहीं सोचा था। उसके पास अभी भी थोड़ा बीन्स बचे है तो वो और को भी हंट करना चाहता था। पर तभी वो सारे हेलहाउंड्स अचानक से डरने लगते हैं। इससे भिकीर काफी कंफ्यूज हो जाता है कि एक 8 साल के बच्चे के ब्लड लॉस से ये हेलहाउंड्स इतना डर क्यों रहे हैं। हेलहाउंड एक ऐसे मॉन्स्टर है जो किसी के आगे नहीं झुकते चाहे उनका जान क्यों न चला जाए। तभी भिकीर रियलाइज करता है कि वो हाउंड्स भिकीर से नहीं बल्कि उसका पीछे खड़ा किसी मॉन्स्टर से डर रहे हैं। भिकीर पीछे मुड़ता है और देखता है 3 सर वाले ग्रीक मिथोलॉजी का लेजेंडरी डॉग सेरेबेरस। ये मॉन्स्टर कम से कम 7 मीटर लंबा और इसका रिस्क रेटिंग A+ था। उसे देख के भिकीर हैरान हो जाता है कि सेरेबेरस जो लारोए माउंटेन के 7 रिज पे रहता है वो आखिर में यहाँ क्या कर रहा है। तभी भिकीर नोटिस करता है कि सेरेबेरस इंजर्ड था, उसका शरीर से खून निकल रहा था और उसके शरीर में काफी सारे एरो घुसे हुए थे। भिकीर तुरंत समझ जाता है कि पहाड़ के दूसरे ओर रहने वाले बारबेरियन ट्राइब के लोग इसके शिकार कर रहे थे और उनसे भागते भागते ये यहाँ आ गया था। अब भिकीर के पास एक मौका था कि वो एक A+ रैंक का मॉन्स्टर को हरा सकता है और वो उस मौके को खाली जाने नहीं दे सकता था। अब इस पॉइंट में भिकीर एक हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट बन चुका था और उसने बास्करविल का 3rd टेक्निक भी सीख लिया था। बस उसने अपना पावर बास्करविल फैमिली से छुपा के रखा था। भिकीर अब सेरेबेरस के ऊपर अटैक कर देता है और उसको अपना स्वॉर्ड स्लैश करने लगता है। भिकीर को लगने लगता है कि वो सेरेबेरस को हरा सकता है। पिछले लाइफ में भिकीर ने अपना तलवारबाजी को काफी बेहतर बना चुका था। डेमोन्स के साथ 5 साल लड़ने के बाद उसका फॉर्म अब परफेक्ट हो चुका था। अब इस लाइफ में उसे वो सारे फॉर्म तो याद ही था। उसका अलावा भिकीर ने इस बार स्टिक्स नदी का ब्लेसिंग भी ली थी। उसे अब लग रहा था कि उसका सारे वार सेरेबेरस के खिलाफ काम कर रहा है, पर वो गलत था। उसने एक घायल सेरेबेरस को भी कुछ नहीं कर पाया था और जिस वक्त उसका ध्यान भटका सेरेबेरस अपना पंजा से भिकीर पर अटैक करके उसे काफी दूर फेंक देता है। भिकीर एक पेड़ से जाकर टकराता है और 1 सेकंड के लिए बेहोश हो जाता है। फिर तुरंत उसका आंख खुलता है और वो देखता है उसका स्वॉर्ड टूट चुका है और उसका बाएं हाथ में सेरेबेरस का क्लॉ से कट लग चुका है। भिकीर अब अपना हाथ में दर्द महसूस करता है और देखता है कहीं उसका हाथ टूट तो नहीं गया, पर स्टिक्स नदी के ब्लेसिंग और घायल सेरेबेरस होने के वजह से भिकीर ठीक था पर उसको चोट तो जोर से लगा था। तभी सेरेबेरस भिकीर पर फिर से अटैक कर देता है और जैसे तैसे भिकीर उसका अटैक को डॉज कर लेता है क्योंकि उसे पता था कि सेरेबेरस का एक और वार और भिकीर का खेल खत्म हो सकता था। भिकीर अब काफी कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे, लड़े या वहाँ से भागे। पर एक्सपीरियंस हंटर होने के कारण भिकीर सबसे बढ़िया रास्ता चुनता है और वहाँ से भागने लगता है। भिकीर को पता था कि अगर सेरेबेरस इंजर्ड ना होता तो उसका खेल अभी तक खत्म हो चुका होता। अब उसका दिमाग में एक ही बात था कि उसे कैसे भी करके रिस्ट्रिक्टेड एरिया
से बाहर जाना है, उसे बस उस फेंस को पार करना है और वो एक सेफ जगह में जा सकता था। और अगर वो सेरेब्रस को अपना प्लान किया हुआ जगह तक ले जा सके तो वो उसे हरा भी सकता था। विकी अब अपनी पूरी ताकत लगा के भागने लगता है। उसे अपना प्लान किया हुआ सेफ जगह तक पहुंचना था। वो भागते भागते जंगल में अपना सेफ जगह ढूंढने लगता है और फाइनली वो उस जगह को ढूंढ लेता है। विकी अब अपने पूरे ताकत से उधर भागने लगता है। तभी सेरेब्रस भी विकी के काफी पास पहुंच जाता है और वो विकी के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी विकी एक बड़ा छलांग लगाता है और सेरेब्रस विकी का बिछाया हुआ खड्डा में गिर जाता है, जिसमें उसने काफी सारे नुकीले लकड़ियों को गाड़ा था। वो सारे लकड़ियां सेरेब्रस के शरीर में घुस जाते हैं और वो तड़पने लगता है। विकी अब खड्डे के उस पार से सेरेब्रस को देखता है और सोचता है कि सेरेब्रस भी एक हेलहाउंड जैसे ही कुत्ता है, तो उस पर भी चॉकलेट काम करेगा। और हमें पता चलता है कि विकी ने उन नुकीले लकड़ियों पे चॉकलेट लगाया हुआ था। विकी अब एक और नुकीली लकड़ी हाथ में लेता है। उसे मालूम था सेरेब्रस एक हाई रैंकिंग मॉन्स्टर है, तो वो इतना जल्दी नहीं मरने वाला था। विकी उस लकड़ी को सेरेब्रस की तरफ फेंकता है और वो लकड़ी सीधे जाके सेरेब्रस के सर में लगता है, और वो अभी तक जिंदा था और विकी की ओर बढ़ रहा था। विकी अब उस हाउंड का स्टेप काउंट करने लगता है और जब सेरेब्रस अपना 7वां स्टेप लेता है, वो अचानक से हिलना बंद कर देता है और वो विकी के आगे गिर जाता है। विकी थोड़ा शांत होते हुए रियलाइज करता है कि वो रूमर सही थे जो उसने सुना था। विकी ने उस आखिरी भाले पर माम्बा का पॉइजन लगाया था और ये पॉइजन अपने एनिमी को 7 कदम से आगे बढ़ने नहीं देता। अब सेरेब्रस का सारा एनर्जी विकी के शरीर में जाने लगता है। विकी ने फाइनली 3 सर वाले हाउंड को मार दिया था, पर उसे अब इस बात का चिंता था कि वो इसे घर कैसे ले जाएगा। तभी विकी को एक बात याद आता है कि सेरेब्रस यूजुअली किसी डंजन को प्रोटेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आसपास कोई डंजन था और विकी अब उस डंजन को ढूंढने का प्लान करता है। वो सेरेब्रस का खून को अपना शरीर में लगाता है ताकि छोटे मॉन्स्टर उसका नजदीक ना आए, और वो सेरेब्रस का फुट स्टेप फॉलो करने लगता है और वो फाइनली उस डंजन के पास पहुंच जाता है। उस डंजन को देखते ही विकी को याद आता है कि वो पहले यहाँ आ चुका है। ये डंजन अब के 10 साल बाद लोगों द्वारा खोजा जाएगा, पर उस वक्त एक खाली होगा, पर अभी नहीं। विकी उसका अंदर जाने लगता है, पर जैसे जैसे वो अंदर की तरफ जाता है, अंदर से काफी ताकतवर माना फील करने लगता है। विकी अब कंफर्म हो गया था कि ये डंजन को अभी भी किसी ने रेड नहीं किया है। एक्साइटमेंट से उसका आंख चमकने लगता है और वो सोचने लगता है कि इसका अंदर कौन सा खजाना होगा। विकी अब उस डंजन के काफी अंदर चला जाता है और वो फाइनली नोटिस करता है कि उस डंजन का मेन रूम से एक काफी तेज रोशनी आ रहा है, जिससे वो समझ जाता है कि वो मेन रूम के पास पहुंच चुका है। विकी अब मेन रूम के अंदर जाता है और वो देखता है कि रूम के बीचों बीच एक पिलर में एक काफी बड़ा सुंदर रूबी रखा हुआ था। उसे देख के विकी सोचने लगता है कि शायद ये रूबी माना से भरा हुआ है, इसलिए इतना चमक रहा है। पर तभी विकी की नजर पास में पड़े एक इंसानी कंकाल के ऊपर पड़ता है। वो उसका पास जाता है और नोटिस करता है कि उस कंकाल में काफी सारा घाव थे। विकी रियलाइज करता है कि उससे भी आगे काफी समय पहले कोई यहाँ आ चुका है। विकी उस कंकाल के बगल में पड़े एक लेटर को उठा के पढ़ने लगता है। वो लेटर एक केन नाम के बंदे ने लिखा था। उसका हैंडराइटिंग देख के विकी समझ जाता है कि ये बंदा बास्करविल परिवार का ही कोई बंदा था। उस लेटर में बताया गया था कि कैसे केन और उसका भाई एबिल ने एक स्टोन पिलर के बारे में बचपन में सुने थे। बाद में वो दोनों भाइयों ने काफी ट्रायल और मॉन्स्टर को मारने के बाद इस डंजन को साफ किया था। उन्हें ये डंजन को ढूंढने में 3 साल लग गए थे। अब ये पढ़ के विकी काफी सरप्राइज हो जाता है कि कोई इंसान एक डंजन के लिए खुद को सेक्रीफाइस क्यों करेगा। अब वो और भी एक्साइटेड हो जाता है कि उससे यहाँ क्या मिलने वाला था। फिर विकी की नजर उस पिलर में लिखे एक पहेली पे पड़ता है। अंदर आते वक्त ये सिर्फ एक था, अंदर आते ही ये 2 हो जाता है, पर बाहर जाते वक्त भी ये 1 हो जाता है। बताओ क्या है। विकी अब सोचने लगता है कि क्या ये पहेली उस डंजन का फाइनल एग्जाम है। आगे केन लिखता है कि उन्होंने भी इस पहेली के बारे में खूब सोचा और आखिर में वो दोनों भाई ये नतीजे में पहुंचे कि केन और एबल ट्विंस थे। जब वो पेट में थे तो वो 1 थे, पर बाहर आते ही वो 2 हो गए और अब फिर से उन्हें 1 होना है। मतलब एक ही उनमें से किसी एक भाई को मरना होगा। ये सोच के केन ने अपना भाई को मार डाला था, पर अब 1 होने के बावजूद भी उन्हें इस डंजन से कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद केन को काफी रिग्रेट हुआ और आखिर में वो इस लेटर को छोड़ के डंजन से चला गया। अब ये पढ़ने के बाद विकी भी सही आंसर के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि विकी के पास कोई जुड़वा भाई नहीं है। डंजन इसे काम नहीं करते कि कोई जुड़वा ही उनको क्लियर कर सके। वो समझ जाता है कि केन और एबिल ने जो आंसर कहा वो एकदम गलत था। विकी साया रूम को देखने लगता है। वो देखता है कि बाहर से एक अंधेरा रास्ता लोगों को इस उजाले रूम के अंदर ला रहा है और इसी अंधेरा रास्ता लोगों को इस उजाले रूम से बाहर भी ले जा रहा है। और विकी फाइनली उस पहेली का आंसर ढूंढ लेता है। विकी जब डंजन का अंदर आ रहा था तो रास्ते के अंधेरे के कारण वो सिर्फ अकेला था, पर अंदर आते ही रूबी का रोशनी के कारण उसका एक परछाई बन गया और वो 2 हो गया। अब यहाँ से लौटते वक्त भी उसे फिर से वही अंधेरे वाले रास्ते से जाना पड़ेगा और अंधेरे से उसका परछाई गायब हो जाएगा और वो फिर से अकेला हो जाएगा। मतलब इस पहेली
पहले का सही उत्तर था परछाई। ये कहकर विकीर जैसे ही रूबी को तोड़ता है, अंदर से एक काफी तेज रोशनी बाहर निकलता है, ये रिवील करते हुए कि अंदर क्या है। विकीर उसका अंदर का चीज को देखता है और वो काफी हैरान हो जाता है। अंदर से निकलता है एक तलवार काफी इविल ऑरा के साथ। उसका आगे एक पत्थर में लिखा हुआ था कि सिर्फ वही लोग जिनके शरीर में बास्करविल के खून है वही बेल्जेबब को चला सकते थे। अब बेल्जेबब नाम सुन के विकीर काफी सरप्राइज हो जाता है। उसने पिछले लाइफ में बचपन में बेल्जेबब के बारे में कहानी सुनी थी, द ग्लूटनी फ्लाई बेल्जेबब। माना जाता है कि एक बार मॉन्स्टर के ग्रुप ने एक पूरा कॉन्टिनेंट को इन्वेड कर दिया था। ये 7 मॉन्स्टर थे जिन्हें 7 क्लाइमेटी भी कहा जाता था। इनसे लड़ने के लिए 7 परिवार के हेड आगे बढ़े और उन 7 मॉन्स्टर के साथ लड़ाई लड़े, और जिस मॉन्स्टर के साथ बास्करविल फैमिली का पहला हेड लड़ा था वो था ग्लूटनी बेल्जेबब। अब बेल्जेबब को हराने के बाद उसका बचे शरीर को बास्करविल के जमीन पे गाड़ दिया गया था, और माना जाता है कि इसका डेमोनिक एनर्जी मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करता है। पर इन बातों को आज की दुनिया में कोई नहीं मानता, पर वो सारे बातें सच था, और इस ब्लेड को पिछले जन्म में डेमन क्लैश ने हासिल कर लिया था, जिसे उन्हें काफी सारे इंसानों को खत्म कर दिया था। विकीर अब ठान लेता है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेल्जेबब अब उसका हो चुका था। अब विकीर उस स्वॉर्ड को पकड़ता है और एक ही बार में उसे उस पिलर से बाहर खींच लेता है। पर उस स्वॉर्ड को खींचते ही अचानक से विकीर को काफी दर्द होने लगता है, और विकीर देखता है कि वो पूरा स्वॉर्ड उसका हाथों के अंदर चला जाता है, और फिर वो उसका हाथ के अंदर से बाहर निकलता है। विकीर अब वोल्वरिन बन चुका था, पर उसका हाथ से क्लॉज नहीं तलवार बाहर निकल रहा था। विकीर अब काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो खुद से कहता है, एक तलवार जो डेमन से होली कॉन्स्टेलेशन से बना है, मैंने वो हासिल कर लिया। मुझे मालूम नहीं कि इस लाइफ में मैं कितना स्ट्रॉन्ग होने वाला हूँ। और हम देखते हैं उसका आंखें एक्साइटमेंट से चमक जाता है। अब उसके बाद विकीर उस डंजन से वापस लौटने का सोचता है, पर अचानक से उसे भूख के मारे चक्कर आने लगता है और वो जमीन पे घुटनों के बल गिर जाता है। अब विकीर को समझ नहीं आता कि उससे क्या हो रहा है, पर फिर वो अपना हाथों की तरफ देखता है और वो बेल्जेबब को कुछ कहते हुए सुनता है। तब उसे समझ में आता है कि भूखा वो नहीं तलवार था। डंजन से बाहर निकलते वक्त विकीर दर्द में अपना पेट पकड़ लेता है। अब बेल्जेबब की भूख का असर उस पर भी हो रहा था। अब विकीर को अचानक से काफी अच्छी खुशबू आने लगता है। वो सरप्राइज हो जाता है कि उसके सूंघने का शक्ति काफी बढ़ गया था। तभी बेल्जेबब उसको खींचते हुए कहीं ले जाने लगता है। विकीर सोचता है क्या उधर कोई खाना है, और वो बेल्जेबब के दिखाए हुए डायरेक्शन में निकल जाता है। बेल्जेबब विकीर को वही जगह ले जाता है जहाँ उसने हेलहाउंड को मारा था। वहाँ पहुँचते ही बेल्जेबब एक हेलहाउंड के कॉर्प्स के ऊपर टूट पड़ता है और उसका ब्लड चूसने लगता है, और विकीर का भूख धीरे धीरे कम होने लगता है। बेल्जेबब अब सारे हाउंड्स का खून चूसने लगता है, जिससे विकीर सोच में पड़ जाता है कि ये भुक्कड़ कितना खा रहा है। अब सारा कॉर्प्स के खून चूसने के बाद फाइनली बेल्जेबब का भूख मर जाता है और वो एक सेटिस्फेक्शन का आवाज निकालता है। फिर विकीर के आगे एक नोटिफिकेशन पैनल खुलता है। इसमें लिखा हुआ होता है कि बेल्जेबब 3 एबिलिटीज को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसमें से उसने हेलहाउंड का हेमोरेज एब्जॉर्ब कर लिया है, और अब 2 एबिलिटी स्लॉट अभी भी बाकी है। अब ये देख के विकीर हैरान हो जाता है कि क्या ये बेल्जेबब का एबिलिटी है जो दूसरों का एबिलिटी को अपना बना सकता है। फिर विकीर को याद आता है कि बेल्जेबब ग्लूटनी फ्लाई के पास एक ऐसी एबिलिटी था कि वो अनगिनत लोगों के एबिलिटी को अपना बना सकता है, पर अब एक खुद के जान के लिए खतरा था, तो विकीर सिर्फ 3 एबिलिटी को ही स्टोर कर सकता था। इसमें से वो हेलहाउंड का हेमोरेज ऑलरेडी स्टोर कर चुका है, एक ऐसी एबिलिटी जो एनिमी का छोटे से घाव से भी खून का नदियां बहा सकता था और उनको ढेर कर सकता था। अब आगे विकीर को आइडिया आता है, अगर वो 2 और एबिलिटी स्टोर कर सकता है तो उसे सेरेब्रस का एबिलिटी भी चाहिए होगा। वो तुरंत सेरेब्रस के कॉर्प्स के पास जाता है और बेल्जेबब उसका भी खून एब्जॉर्ब करने लगता है। थोड़ी देर बाद विकीर बेल्जेबब को रोक लेता है कि उसे सेरेब्रस के कॉर्प्स को वापस भी ले जाना था। अब बेल्जेबब ने सेरेब्रस का बर्न इंजरी एबिलिटी स्टोर कर लिया था। उसका पास अब हेलहाउंड का हेमोरेज और सेरेब्रस का बर्न इंजरी एबिलिटी आ गया था। पर विकीर देखता है उसने तीसरा एबिलिटी भी स्टोर कर लिया है, जो था हाई स्पीड रिजेनरेशन। विकीर हैरान हो जाता है कि ये कब हुआ। फिर वो नोटिस करता है कि सेरेब्रस का कॉर्प्स के नीचे एक चूहा दबा हुआ है और बेल्जेबब ने उसी का ही एबिलिटी स्टोर किया था। विकीर खुश था कि उसका सेरेब्रस का बर्न इंजरी मिल गया था, क्योंकि थर्मल जिया इंसान के लिए सबसे इंटेंस पेन होता है, हेलहाउंड की स्किल से भी ज्यादा पेनफुल। तो अब विकीर अपने एनिमीज को काफी एक्सट्रीम दर्द दे सकता था। विकीर अब रेडी था एग्जाम में टॉप करने के लिए। उसे बस अब एग्जाम खत्म होने का इंतजार करना था। अब एग्जाम खत्म होने के बाद सारे हाउंड बास्करविल में वापस आ जाते हैं और उन्हें उनके हंट किए गए मॉन्स्टर के पार्ट से बना हुआ स्वॉर्ड, शील्ड और नेकलेस एज रिवार्ड दिया जाता है। लेकिन एक हाउंड ने एक ऐसा मॉन्स्टर को मारा था जिसे देख सारे बास्करविल के लोगों का फट के 4 हो गया था। अब हुगो भी उस मॉन्स्टर को देख के काफी हैरान हो जाता है। वो जॉन से पूछता है कि इस मॉन्स्टर को किसने मारा। जॉन बताता है कि 8 साल का यंग मास्टर विकीर प्रैक्टिकल के एग्जाम के वक्त एक्सीडेंटली रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चला गया था और उसने वहाँ A+ रैंक रिस्क रेटिंग वाले सेरेब्रस को मारा।
हुगो अभी भी हैरान था क्योंकि सेरेबरस से तो फैमिली के गार्डियन नाइट भी डरते हैं, तो बिकीर ने कैसे? तो जोन बताता है कि ये मॉन्स्टर पहले से ही बारबेरियन के ट्राइब का हाथों द्वारा वुंडेड था और बिकीर ने उसे पॉइजन वाला लकड़िया के स्पेयर से मार दिया था। अब हुगो और भी शौक हो जाता है कि बिकीर ने किस तरह का पॉइजन यूज किया और उससे भी ज्यादा उसे पॉइजन मिला कहाँ से, पर जोन को भी कुछ मालूम नहीं था। रिपोर्ट में बिकीर ने सिर्फ इतना ही लिखा था कि उसने उसे पॉइजन से मारा। जोन ने बिकीर से पूछने का ट्राई तो किया पर बिकीर ने बताने से मना कर दिया था। अब हुगो काफी शान से कहता है कि बिकीर काफी चालाक हो गया है, उसे पता है कि इंफॉर्मेशन सबसे पावरफुल है। फिर जोन हुगो को कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि एक नाजायज बेटा इतना टैलेंटेड होगा। तो रिस्पॉन्स में हुगो कहता है कि जोन ने हुगो के बारे में गलत सोचा। हुगो किसी भी हाउंड्स का ब्लड लाइन देख के उन्हें भेदभाव नहीं करता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस वंश से आए हैं। अगर वो टैलेंटेड है तो सिर्फ वही मैटर करता है। और वो जोन को कहता है कि किसी को नहीं मालूम कब किसी कोयले के खान से हीरा निकल जाए। ये सुन के जोन हैरान हो जाता है कि हुगो अपने नाजायज बेटे को प्यार दिखा रहा है। वो हुगो से माफी मांगता है। फिर हुगो जोन को कहता है कि बिकीर को उसके पास बुलाया जाए। जोन बिकीर को बुलाता है और बिकीर चेहरे पे मुस्कान लिए काफी कॉन्फिडेंट के साथ हुगो के आगे खड़ा हो जाता है। अब हुगो बिकीर से कहता है कि उसने सुना कि बिकीर ने सेरेबरस को मारा, पर उसने इतना हाई रैंकिंग मॉन्स्टर को मारा कैसे? बिकीर एकदम कामली जवाब देता है कि उसने अपना वाले पर चॉकलेट लगाया था, जो कि कुत्तों वाले मॉन्स्टर के लिए काफी खतरनाक पॉइजन की तरह काम करता है। ये सुन के हुगो रियलाइज करता है कि आखिर में बिकीर ने चॉकलेट ही क्यों मांगे थे। उन्हें बात करते देख जोन काफी हैरान हो जाता है कि कौन बाप बेटा ऐसा बात करता है। अब आगे हुगो बिकीर से पूछता है कि उसने ये बातें जोन को बताने से मना क्यों कर दिया। तो बिकीर सिंपली कहता है कि जोन उसका मास्टर नहीं है। ये सुन के हुगो सीना तान के बिकीर से पूछता है कौन बिकीर का मास्टर है। रिस्पॉन्स में बिकीर कहता है कि वो क्लैन को बिलोंग करता है, तो जो क्लैन का मास्टर होगा वही बिकीर का भी मास्टर है। अब हुगो बिकीर का रिस्पॉन्स से काफी खुश हो जाता है और बिकीर को सेरेबरस का पूरा कॉर्प्स प्राइज में दे देता है। और वो बिकीर से कहता है कि क्योंकि उसने एग्जाम में टॉप किया है तो वो जो भी चाहे मांग सकता है। बिकीर अब हुगो से रिक्वेस्ट करता है कि उसे 10,000 एपिस्टी लाइब्रेरी में जाने का मौका मिले। अब लाइब्रेरी का नाम सुनते ही हुगो एक पल के लिए काफी सीरियस हो जाता है। वो काफी सीरियस होकर बिकीर को पूछता है कि उसे मालूम तो होगा कि सिर्फ बास्करविल फैमिली के हेड, उनका सेकंड इन कमांड और उनका वंश के लोग ही लाइब्रेरी के अंदर जा सकते थे। ये सुन के बिकीर काफी शांत होकर कहता है अगर परमिशन नहीं है तो वो वहाँ नहीं जाएगा। पर वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि परमिशन नहीं भी मिला तो छुपके से उस लाइब्रेरी में चला जाएगा। पर टू हिज सरप्राइज हुगो बिकीर को लाइब्रेरी में जाने के लिए अनुमति दे देता है। इससे बिकीर का आंख खुली की खुली रह जाता है। अब ऊपर से हुगो बिकीर को बास्करविल का 6वां टेक्निक सीखने को उकसाने लगता है। वो बिकीर से कहता है कि लाइब्रेरी के 6th रेस्ट्रिक्टेड जोन में 6 टेक्निक के बारे में किताब मिलेगा। अब बिकीर अब काफी हैरान हो जाता है। जिस हुगो को वो जानता था वो कभी एक नाजायज बेटे को 6 टेक्निक सीखने का अलाउ नहीं करेगा। एक नाजायज बेटे को सिर्फ 4 टेक्निक तक ही सिखाया जाता है ताकि वो लोग मेन फैमिली के ऊपर खतरा ना बने। पर बिकीर खुद को काम रखता है। उसे पता था कि इस वक्त हुगो 7 टेक्निक तक पहुंच चुका है और पहले जन्म में हुगो ने 9 फैंग्स तक का पावर हासिल कर लिया था। बिकीर को अभी भी याद था कि नाजायज होने के कारण पिछले जन्म में उससे कितना कुछ सहना पड़ा था। इसलिए बिकीर ने इस बार हुगो को सरपास करने का सोच लिया था और उसको इस चीज में जाने अनजाने में खुद हुगो ही हेल्प करने वाला था। अब हुगो बिकीर को 10,000 लाइब्रेरी का एक्सेस देके उस किताब का भी एक्सेस दे रहा था जिसमें बास्करविल फैमिली का पहला हेड जिसने 7 ग्रेट डिजास्टर को हराया था उसका सोर्ट्समैनशिप के बारे में पूरा लिखा हुआ था। हालांकि ये बात सिर्फ बिकीर को ही मालूम था। अब हुगो बिकीर को मुस्कुराते हुए गुड लक विश करता है और बिकीर फाइनली पहली बार 10,000 लाइब्रेरी के आगे आ जाता है। वो अंदर जाता है और काफी सारे किताबों को चेक करने लगता है। सेवरिंग इंसिजर, ग्राइंडिंग मोलर्स, पियर्सिंग कैनियंस, स्नैगल टूथ दैट इम्बेड ट्वाइस, विजडम टीथ दैट ले डाउन। ये वो सारी किताबें थे जिससे बिकीर डेस्परेटली पढ़ना चाहता था अपना पुराना लाइफ में। पर बास्करविल फैमिली के एक नाजायज बेटे को कभी भी इन चीजों पर एक्सेस। बिकीर अब 6th रेस्ट्रिक्टेड जोन में जाता है जहाँ 6 टेक्निक वाला किताब को एक चेन से बांध के रखा हुआ था। उसे देख के बिकीर सोचता है कि हुगो ने शायद इसी किताब के बारे में कहा था। पर बिकीर को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हुगो ने उससे 6 टेक्निक को सीखने का परमिशन दे दिया था। अगर ये पिछले जन्म होता तो बिकीर को ये मौका कभी ना मिलता। अब बिकीर सोचता है कि शायद हुगो को लगा कि 8 साल का बच्चा एक दिन में सारा किताब को मेमोराइज नहीं कर पाएगा, इसलिए हुगो ने उससे परमिशन दे दिया था। पर बिकीर ने अपना पिछले लाइफ में 1 से 4 टेक्निक का थ्योरी इतना बार पढ़ चुका था कि वो काफी इजीली 5th टेक्निक का थ्योरी को समझ सकता था। अकॉर्डिंग टू बुक उसे 5वां टेक्निक के लिए 4था टेक्निक के बाद बस अपना माना फ्लो को रोकना पड़ेगा। बास्करविल के शॉर्ट टेक्निक में एक रूल था, जैसे कि कोई हाउंड कितना ताकतवर है उसका दांतों से नापा जाता था, वैसे ही बास्करविल फैमिली के छोटे हाउंड के शॉर्ट टेक्निक के आधार में उनका ताकत नापा जाता था। जैसे कि कोई बंदा शॉर्ट के पहले टेक्निक को सीख लिया तो ये माना जाता था कि उस हाउंड ने अपना पहला दांत एक्वायर कर लिया है।
सेकंड टेक्निक का सेकंड टूट, थर्ड टेक्निक को थर्ड टूट। पर जब कोई हाउंड का सारे दांते आ जाते हैं, यानी कि जब वो सारा टेक्निक को सीख लेता है, तो उसका स्वॉर्ड एक लाल एनर्जी से चमकने लगता है। पर बिकिर को अब 6 टेक्निक से कोई मतलब नहीं था। उसने 6 टेक्निक का थ्योरी को देख लिया था। वैसे भी उसका इस लाइब्रेरी में आने का मकसद ही कुछ और था। वो एक ऐसे टेक्निक को देखने आया था जो उसे कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल तक ले जा सकता था। अब बिकिर लाइब्रेरी के दूसरे हिस्से की तरफ जाने लगता है, जहाँ उसे 2 गार्ड पूछते हैं कि वो इधर कहाँ जा रहा है। सारे स्वॉर्ड टेक्निक की किताबें तो वही थे जहाँ से बिकिर आया है। पर बिकिर उनको बताता है कि वो जिस चीज के लिए आया था वो उसने पूरा पढ़ लिया है और अब वो कुछ दूसरी किताबों को ट्राई करना चाहता है। और बिकिर लाइब्रेरी की उस तरफ जाने लगता है जहाँ सब टाइप के बुक्स थे। अब बिकिर को उधर जाते देख 2 गार्ड खुद से बात करने लगते हैं कि बिकिर अभी छोटा है, इसलिए उसे उन सोर्ट्स वाले किताबों का इम्पोर्टेंट मालूम नहीं है, इसलिए वो दूसरी किताबों को देख रहा है। पर बिकिर उनका बातों को इग्नोर कर देता है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था कि ये सारे टाइप से किताबों के बीच एक ऐसा किताब छिपा हुआ था जो कोई ट्रेजर से कम नहीं था। बिकिर अब उस किताब को ढूंढने लगता है और आखिर में वो उस किताब को खोज लेता है। अ लर्की इन एम्बुश एक ऐसा किताब था जिसमें सोर्ट्समैनशिप का पहले टेक्निक के बेसिक्स और 10वां टेक्निक के बारे में लिखा हुआ था। पर इसका 10वां टेक्निक लिखा हुआ 6 पेज किसी ने फाड़ दिए थे, तो ये किताब एकदम वर्थलेस हो गया था, इसे कोई देखता भी नहीं। पर बिकिर को ये बातें मालूम था, क्योंकि पिछले लाइफ में बिकिर को एक मिशन के दौरान एक डंजन में एक ट्रेजर मिला था जिसमें लड़की ने एम्बुश का एक मिसिंग पेज था। जब हुगो ने उस पेज को पढ़ा तो वो पागल हो गया। उसने सारे लाइब्रेरी को छान मार दिया सिर्फ उस पेज से रिलेटेड किताब को ढूंढने के लिए, जिसका नाम था द लर्की इन एम्बुश, जिसमें बास्करविल का 10वां टेक्निक के बारे में लिखा गया था। पर उस वक्त उस किताब में से टोटल 6 पेज मिसिंग थे। जो 6 पेज मिसिंग थे वो 7 ग्रेट फैमिली के बीच छुपाए गए थे। जब हुगो को इसके बारे में पता चला तो उसने सारे फैमिली के साथ जंग छेड़ दिया था और काफी हाउंड्स के सेक्रीफाइस के बाद हुगो ने उन सारे पेजेस को हासिल कर लिया था और उसके बदले में उसने उन हाउंड्स को सिर्फ मौत दिया। ये सोच के बिकिर अब काफी गुस्सा हो जाता है कि उसका पिछला लाइफ कितना स्टूपिड था। उसने अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करके हुगो की सेवा किया, जिसके कारण हुगो ने सोर्ट्समैनशिप का 9 टेक्निक सीख लिया था। पर इस बार बिकिर उसे कुछ नहीं होने देने वाला था, क्योंकि उस बार उन सारे किताबों का मिसिंग पेजेस को बिकिर नहीं रिट्रीव किया था, तो उसे उन पेजेस में लिखा गया सारे बातें मालूम था। अगर बिकिर ने उस वक्त उस ओरिजिनल किताब को ढूंढ लिया होता तो वो 4th टेक्निक को कब का सरपास कर चुका होता। तो अगर बिना इसका मिसिंग पेजेस के कोई आदमी इस किताब को देखेगा तो ये किताब कुछ काम का नहीं है। पर अगर कोई इसका सारे पेजेस को जोड़े तब जाके ये किताब एक इम्पोर्टेंट किताब बन जाता है। अब बिकिर ने अपना पहले लाइफ में हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रेजुएट औरा और हाईएस्ट लेवल ऑफ 4th टेक्निक को हासिल कर लिया था। अब वो सोचता है कि उसे 15 साल होने से पहले उस लेवल तक पहुंचना है। अब बिकिर उस किताब को पढ़ने लगता है और उस सारे किताब को खत्म कर देता है। कब सुबह से शाम हो जाता है उसे मालूम ही नहीं पड़ता। अब बिकिर उस पूरे किताब को समझ जाता है और वो रेडी हो जाता है। पर उसका छोटे से बॉडी से अभी 10वां टेक्निक को एक्सिक्यूट करना इम्पॉसिबल था, पर वो 5th टेक्निक तक तो आराम से जा सकता था। बिकिर अब इधर उधर देखता है। जब उसे दूर दूर तक कोई गार्ड नहीं दिखाई देता, बिकिर अपना आंख बंद करता है और अपना आगे एक एनिमी को इमेजिन करता है और उस पर सारे टेक्निक को यूज करने लगता है। बास्करविल 1st टेक्निक, 2nd टेक्निक, 3rd टेक्निक, 4th टेक्निक, इन सारे टेक्निक्स को यूज करते वक्त बिकिर बस अपना पुराना लाइफ के बारे में सोच रहा था कि कैसे काफी हार्ड ट्रेनिंग के बाद भी वो सिर्फ 4th टेक्निक तक ही सीख पाया, क्योंकि 4th टेक्निक से ऊपर उसे सिखाने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि वो एक नाजायज बेटा था। इस बार वैसे कुछ नहीं होने वाला था। वो फिर से वैसे पैथेटिक लाइफ नहीं जीने वाला था। बिकिर इस बार अपना आगे हुगो को इमेजिन करता है और काफी गुस्से के साथ उस पर 5th टेक्निक यूज करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। एक टेक्निक परफेक्ट नहीं था, पर बिकिर फाइनली अब 5th टेक्निक यूज कर सकता था। अब बिकिर काफी खुश हो जाता है। उसका दिल में अजीब सा खुशी महसूस होता है। वो इतना खुश था कि वो रो दे। फिर वो आसपास एक रियल सोर्ड ढूंढने लगता है ताकि वो अपना स्किल्स को टेस्ट कर पाए। बिकिर अब कॉन्फिडेंट था कि जब तक उसका मानस सपोर्ट करेगा वो उस लेवल तक इजीली पहुंच सकता है जो उसने पिछले लाइफ में अचीव किया था। बिकिर का माना कैपेसिटी भी अब काफी लेवल तक बढ़ गया था। बिकिर अपना हाथों को देखता है। उसका ऑरा अब सॉलिड से लिक्विड होने लगता है। वो तुरंत समझ जाता है कि वो अब एक सोर्ड एक्सपर्ट से एक सोर्ड ग्रेजुएटर बन चुका है। पिछली जिंदगी में जहाँ पहुंचने में उसे 30 साल लगे, इस बार उसने वो सिर्फ 8 साल की उम्र में ही कर चुका था। सोर्ड ग्रेजुएटर सोर्ड एक्सपर्ट से काफी डिफरेंट होते हैं। उनका ऑरा सॉलिड से लिक्विड हो जाता है और इंटेंसिटी भी बढ़ जाता है, जिससे कारण एक ग्रेजुएटर काफी फ्रीली सोर्ड यूज कर सकता है। अब पिछले लाइफ में बिकिर काफी अच्छा सोर्ट्समैन था, तो इस बार वो सिर्फ 5th टेक्निक में नहीं रुकने वाला था। उसका गोल था सोर्ट्समैनशिप का 10th टेक्निक। पियर्सिंग फैंग नाम की किताब ने पिछले लाइफ में बिकिर को काफी छोटे समय में काफी स्ट्रॉन्ग बना दिया था, पर उसका एक लिमिट था। दूसरे वो लर्किंग एम्बुश एक परफेक्ट
सोर्ड टेक्निक है जहाँ आप काफी स्मूथली ऑफेंस से डिफेंस में स्विच कर सकते हो विदाउट एनी ग्रोथ लिमिटेशन। विकीर अब इतना ताकतवर हो चुका था कि अगर उसने फोकस करी तो वो एक मिड ग्रेजुएटर तक को ही चैलेंज कर सकता था। उसका असैसिनेशन अब 100% हो चुका था और अगर वो किसी से फेस टू फेस लड़े तो उसका जीतने का चांस 50% हो चुका था। पर अब प्रॉब्लम ये था कि वो हुगो को किस लेवल तक पावर दिखाया। वो बहुत ज्यादा और बहुत कम नहीं दिखा सकता था, उसे बस इतना शो करना था जिससे हुगो इंप्रेस हो जाए। फिर विगर अपना जेब से एक लेंस निकालता है और काफी इविल स्माइल के साथ घाम की मदद से लर्किंग एम्बुश को जला देता है। वो हंसते हुए कहता है अब कोई हाउंड्स या हुगो 10 टेक्निक तक पहुंच नहीं पाएगा। पर जलते किताब के स्मेल से गार्ड वहां आ जाते हैं। वो भिकीर से पूछते हैं कि क्या हो रहा है, तो भिकीर कहता है उसने मिस्टेक से एक किताब को जला दिया और अगर उन गार्ड को रिपोर्ट करना है तो वो खुद जाके जोन को ये बात बता देगा। पर वो गार्ड ये करने से मना कर देते हैं क्योंकि लाइब्रेरी को देखने का जिम्मा उन पर था, तो अगर कुछ गड़बड़ होता तो वो दोनों को भी सजा झेलना पड़ता। तो इसीलिए वो इस बात को छुपाने का प्लान करते हैं, जिससे भिकीर तो और भी खुश हो जाता है। फिर वो उन दोनों गार्ड से इस बात को सीक्रेट रखने का प्रॉमिस करके वहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन हुगो भिकीर को अपना ऑफिस में बुलाता है। भिकीर को देख के वो समझ जाता है कि भिकीर ने कुछ नया सीखा है। उसका चेहरे से ये साफ दिख रहा था। हुगो भिकीर से पूछता है कि उसने लाइब्रेरी से क्या सीखा, पर भिकीर काफी स्ट्रेंजली जवाब देता है कि उसने कुछ ऐसा सीखा जो साफ, सॉफ्ट और विस्कस था। ये सुन के हुगो और जोन दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि भिकीर ने फाइनली अपना ऑरा मैनिफेस्ट कर लिया है और एक सोर्ड की दुनिया में इंटर कर लिया है, पर सिर्फ 8 साल की उम्र में। जब किसी जीनियस को भी बिना रेस्ट के रात दिन गान घिसना पड़ता है, जब तक वो 15 साल तक ना हो जाए तब जाके वो एक लो सोर्ड एक्सपर्ट बनते हैं। हुगो अब काफी एक्साइटेड हो जाता है ये देखने के लिए कि भिकीर कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो भिकीर को कहता है कि उसे अपना पावर दिखाए, जिसे भिकीर ऑफ कोर्स मान जाता है। और नेक्स्ट मोमेंट में हम देखते हैं एक बड़ा सा कोलिसियम टाइप स्ट्रक्चर में जहाँ सारे हाउंड्स काफी कंफ्यूज भिकीर को देख रहे थे और भिकीर उस कोलिसियम के बीच एक सोर्ड के साथ खड़ा था। जोन हुगो से पूछता है कि वो भिकीर का टेस्ट कैसे लेने वाला है। रिस्पॉन्स में हुगो बताता है कि वो एक मॉन्स्टर को भिकीर के ऊपर छोड़ने वाला है। ये सुन के जोन काफी सरप्राइज हो जाता है। फिर हम देखते एक सी रैंक रिस्क रेटिंग ओक को चेन से बांध के उस कोलोसियम में भिकीर के पास ले जाया जाता है। ये देख के बाकी हाउंड काफी घबरा जाते हैं कि एक 8 साल के लड़के के लिए ओक्स कुछ ज्यादा नहीं हो गया, इसके लिए तो एक 15 साल का हाउंड चाहिए होगा। पर हुगो बताता है कि अगर जरूरत पड़ा तो गार्डियन नाइट्स भिकीर को बचाने के लिए वहाँ स्टेप करेंगे, तो चिंता करने का कोई बात नहीं था। अब हुगो के इशारे में एक सोल्जर उस सोर्ड को चेन से खोल देता है और वॉक्स एक जोर के दहाड़ के साथ भिकीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर भिकीर घबराता नहीं, वो अपना सोर्ड से सिर्फ एक स्लैश में उस ओक्स का एक हाथ को काट देता है। अभी देख के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। उस ओक्स को भी कुछ समझ में नहीं आता कि अभी हुआ क्या। इससे पहले वो कुछ समझे, अगले ही वार में भिकीर उसका दोनों पैर काट देता है और वो ओक्स जमीन पे गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। भिकीर को पता था कि वो ओक्स अभी काफी कंफ्यूज है, क्योंकि ओक्स का रीजेनरेशन पावर इतना हाई होता है कि वो ऐसे छोटे मोटे इंजरी को इंस्टेंटली रीजेनरेट कर सकते हैं। लेकिन इस बार भिकीर ने उस पर यूज किया था बी रैंक हाउंड का हेमोरेज स्किल, जो उसने हेल हाउंड से एक्वायर किया था। तो इसमें कोई शक नहीं था कि एक सी रैंक के वॉक्स बी रैंक के स्किल को रोक पाए। अब भिकीर को देख सारे लोग काफी सरप्राइज हो जाते हैं कि एक 8 साल का लड़का इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। भिकीर अब हुगो को देखता है जो अभी थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा था। भिकीर को समझ में आ जाता है कि हुगो अभी भी ये देखने का ट्राई कर रहा है कि भिकीर ने उस लाइब्रेरी में सीखा क्या था। वो सोर्ड को आगे करता है और उसमें अपना माना डालने लगता है। ये देख के तो हुगो और जोन काफी दंग रह जाते हैं कि भिकीर ने एक ऑरा ब्लेड फार्म कर लिया है। और नेक्स्ट मोमेंट में हम देखते हैं भिकीर काफी हाई स्पीड में एक ही वार में उस वॉक्स को खत्म कर देता है। हुगो और जोन अब स्पीचलेस हो जाते हैं। जोन हुगो को बधाई देता है क्योंकि उनका फैमिली में एक जीनियस का जन्म हो चुका था, जो एम्पायर का सारे फैमिली में शायद कभी नहीं होगा। पर हुगो जोन को रोकता है और बड़े फख्र के साथ कहता है कि ये वॉक काफी कमजोर था, जो खुद को रिजेनरेट भी नहीं कर पाया, इसलिए भिकीर ने उसे इतना आसानी से हरा दिया। जोन खुद से सोचता है कि ये चूतिए बस एक बार अच्छा से खुश क्यों नहीं हो सकता। तभी भिकीर हुगो से कहता है, पापा क्या आपके पास इससे स्ट्रॉन्ग कोई मॉन्स्टर है। अब इस पॉइंट पे भिकीर के दिमाग में सिर्फ यही बात चल रहा था कि अगर वो हुगो को इम्प्रेस कर पाया तो हुगो उसका साथ 2 चीजें करेगा, या तो वो उसे किसी एकेडमी में पढ़ने और भी ताकतवर बनने के लिए भेज देगा, या तो भिकीर का किसी एरिया में शिफ्टिंग कर देगा, जिसमें से दोनों भिकीर के लिए काफी अच्छा था, क्योंकि उसे हुगो से दूर रहना था ताकि वो बिना हुगो की नजर में आए खुद को और भी ताकतवर बना सके। अब भिकीर का रिक्वेस्ट सुन के बाकी हाउंड और भी शौक हो जाते हैं। हुगो काफी एक्साइटमेंट से भिकीर को कहता है कि लगता है मेरे बेटे को एक ऑक्स ने सेटिस्फाई नहीं कर पाया।
और उससे भी जोर से कहता है, बिकीर ने सही कहा, उसे इस उम्र में और भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ये कह के वो जोन से पूछता है कि उन्होंने बारबेरियन रेड के वक्त एक मॉन्स्टर को पकड़े थे, क्या वो जिंदा है? जोन बताता है कि हाँ, और अभी तो वो काफी सेंसिटिव होगा क्योंकि उसने काफी समय से कुछ खाया भी नहीं। हुगो ऑर्डर देता है कि उस मॉन्स्टर को बिकीर के सामने लाया जाए और हम देखते हैं एक काफी बड़ा ट्रोल चेन से बंधा बिकीर के आगे। इस वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करना और आता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।